गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 89। ये है फाइनल पार्ट इस चैप्टर का। लास्ट लेक्चर में हमने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में ये न्यू पार्ट है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो मैं सीक्वेंस में टॉपिक्स कवर करूंगी, तो ये एंड ऑफ द वीडियो में ये पार्ट आएगा। सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था पोलर न्यूक्लियाई एंड एग, ये दोनों एक एक मेल गैमेट से फर्टिलाइज होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स जाइगोट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ये सारे इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहा जाता है। नाउ ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले क्यों होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। उसके लिए ये टर्म है प्रीसीड्स। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। व्हाई? इसका सिंपल रीजन ये है कि एंडोस्पर्म टिश्यू रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। ओके, तो हमारे पास एबंडेंस होना चाहिए फूड का, एंड उसके बाद जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होंगे तो वहाँ पर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ही रहेगी। तो इसीलिए पहले से वी हैव टू मेक श्योर दैट देर इज़ इनफ रिजर्व फूड मटेरियल इन द सीड। दिस इज द रीजन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म क्या होते हैं, जिसमें कि PEN जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। तो इसका एग्जाम्पल कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट है वो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स की वजह से होता है। ये फ्री न्यूक्लियाई हैं। दैट मीन्स जो सेंट्रल सेल है उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए ये लिक्विड ही रहता है। एंड जब इसमें साइटोकाइनेसिस शुरू होती है तो धीरे धीरे ये ऐसा बन जाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब ये जो एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो आप ध्यान देना। एंडोस्पर्मिक सीड, दो सीड्स इन विच एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। एंड दो एग्जाम्पल्स हैं कैस्टर एंड कोकोनट। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में ये तीन एग्जाम्पल्स हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स। तो एंडोस्पर्म विल नॉट परसिस्ट टिल मेच्योरिटी। अब ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में पूछा गया था, इज एंडोस्पर्म परसिस्टेंट इन सीरियल्स व्हीट, राइस, मेज? तो उसका आंसर है यस। कैस्टर एक डाइकॉट है, कोकोनट मोनोकॉट, ये मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट। व्हीट, राइस एंड मेज ये किसको बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली को? ग्रामीने फैमिली, पोएसिए फैमिली। आप जनरलाइज मत करना कि एंडोस्पर्म परसिस्टेंट मोनोकॉट्स में रहते हैं, क्योंकि कैस्टर एक डाइकॉट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट occurs at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। ओके, इसे आप याद रखना। एंड इसका वही रीजन होगा कि बिकॉज दिस zygote will require nourishment and therefore endosperm development is essential before zygote development. ये जो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी है ये कॉमन है मोनोकॉट, डाइकॉट में। ओके, तो इसको भी आप याद रखना, इसके सीक्वेंस को। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले ये जाइगोट है, डिप्लॉयड जाइगोट। तो इसमें जो डिवीजन होंगे एकदम अर्लियर स्टेज में, इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एक सेल थोड़ा एलोंगेटेड है, ये सेल क्रिएट करेगा सस्पेंसर। ओके, तो सस्पेंसर एज द नेम सजेस्ट वो सस्पेंड करता है एम्ब्रियो को इनटू द एंडोस्पर्म। इट पुशेस द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म सो दैट इट कैन बी नरिश्ड वेल। ऐसे देखिए एक चेन ऑफ सेल्स बन जाएंगे, ये है सस्पेंसर रीजन।
ओके। एंड इस रीजन में देखिए ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ग्लोब्यूलर शेप है, इसलिए स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को भी ग्लोब्यूलर स्टेज कहा गया है। सो जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर। इसके बाद आता है हार्ट शेप्ड। सो देखिए ये हार्ट शेप्ड है। एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो। ओके, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, तो 2 कॉटलीडॉन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ। इस सीक्वेंस को आप याद रखना। देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। ए इज प्लूम्यूल, बी इज कॉटलीडॉन, सी रीजन इज द रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कॉटलीडॉन। तो देखिए बिलो के लिए वर्ड होता है, प्रीफिक्स होता है हाइपो। हाइपो मीन्स बिलो, बिलो कॉटलीडॉन, इसलिए ये हो जाएगा हाइपोकॉटल, बिलो कॉटलीडॉन। देन डी इज रेडिकल, ई इज रूट कैप। नाउ अबाउ कॉटलीडॉन जो रीजन होगा उसे एपीकॉटल कहेंगे। एपी मीन्स अबाउ, अबाउ कॉटलीडॉन। सो इस पे बेस्ड आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एपीकॉटल टर्मिनेट्स इन विच रीजन? द आंसर विल बी प्लूम्यूल एंड स्टेम टिप। एंड हाइपोकॉटल इट एंड्स इन रेडिकल, या फिर आप कह सकते हैं रूट टिप। एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, मोनोकॉट। सो ये रीजन है स्क्यूटुलम, single cotyledon of monocot seed. Now this region, the sheath covering the shoot apex is coleoptile. ये है shoot apex. ये रीजन जो है इसे एपीब्लास्ट कहते हैं। ये एक रुडिमेंट्री कॉटलीडॉन होता है एंड मेनली इसका रोल है टू स्टोर न्यूट्रिशन। द रेडिकल, then this region is root cap and this sheath region is coleorhiza. इस पे भी क्वेश्चंस आए थे नीट में। सो ये आउटर रीजन होगा, दिस इज द पेरिकार्प, ओके, सीड कोट। सो इसमें आप ये याद रखना कि मोनोकॉट है, ये जो ग्रास फैमिली है, इसमें फ्रूट ड्राई होंगे, फ्लैशी नहीं होंगे। सो फ्रूट वॉल एंड सीड कोट ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही दिख रहा है, पेरिकार्प बोलो या सीड कोट बोलो, इट स्टैंड्स फॉर द सेम थिंग। देन दिस रीजन, दिस इज द एंडोस्पर्म। यहाँ पर ये जो रीजन है विच इज लैटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज स्क्यूटुलम जो कि कॉटलीडॉन होता है। देन शीथ covering the shoot apex is coleoptile. Then E region is shoot apex, plumule, ये है radical, and the sheath covering the radical is coleorhiza. Then ये कुछ structures दिए गए हैं सीड के। यहाँ पर भी देखिए सीड कोट आउटर रीजन है, तो ये जो पार्ट है ना, स्टेम एक्सिस यहाँ पर डेवलप हो रही है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ओके। तो उसके नियर बाय आपको जो रीजन दिखेगा वो कॉटलीडॉन होंगे एंड उसके बाहर एंडोस्पर्म होगी, ओके। तो हमेशा एम्ब्रियो अंदर होगा और एम्ब्रियो से लग करके कॉटलीडॉन्स होते हैं। तो कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए एंड बी, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉटलीडॉन है एंड कौन सा एंडोस्पर्म है? तो ये याद रखना कि एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहेगा कॉटलीडॉन, तो इस केस में बी कॉटलीडॉन है और ए एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म कॉटलीडॉन। और ये नीचे ये जो रीजन है, ओके, डोंट थिंक कि ये रेडिकल है, ये कारंकल है। दिस इज द रीजन दैट विल अट्रैक्ट अदर एनिमल्स सो दैट दे कैन कैरी द सीड टू डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंट्स लिखा हुआ है, अब एंट सीड को कैरी करेंगी, ओके। तो सीड ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि जो प्लांट्स हैं वो दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, अदरवाइज प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पे रूटेड होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक मीडियम है फॉर सीड डिस्पर्सल। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ओके, एनसीईआरटी में ये दिया नहीं गया है, तो आप रेगुलरली इसे रिवाइज करना, ओके, सारे लेबल्स को।
In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as fertilized ovule. तो ये सारे keywords हैं, इस पे based question आ सकता है. A seed typically consists of seed coat, cotyledon, and embryo axis. The cotyledon of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of food reserves. अभी वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं. नॉन एल्ब्यूमिनस हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. पी ग्राउंडनट बीन्स. Albuminous seeds retain part of endosperm. Wheat, maize, barley, castor, sunflower, coconut, rice. Okay. And seeds with perisperm, इसमें दो एग्जाम्पल हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट. तो पेरिस्पर्म बनता है रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस से. तो कभी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये याद रखना, एंडोस्पर्म के बाहर होगा पेरिस्पर्म, राइट. तो जो एम्ब्रियो सैक है उसके इमीडिएट बाहर जो लेयर होती है वो क्या होती है, न्यूसिलस होती है ना. तो अगर यहाँ पर एंडोस्पर्म बन रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली पेरिस्पर्म किससे बनेगा, न्यूसिलस से बनेगा. ये टेबल फॉर्मेट में सेम इंफॉर्मेशन है याद करने के लिए. सो सीड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. सो 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, इतना रिडक्शन हो जाता है सीड में, तो सीड ड्राई हो जाती है एंड देन डॉर्मेंट हो जाती है. सो देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट, दो टाइप हैं, फ्लैशी और ड्राई. फ्लैशी के एग्जाम्पल गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, एंड ड्राई में ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड. सो अब इतना याद रखना कि ये जो फ्रूट वॉल है एंड सीड कोट, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं इसमें, लेकिन फ्लैशी में डिस्टिंक्ट पेरिकार्प लेयर आपको दिखेंगी. पेरिकार्प के भी 3 लेयर्स हैं, एपिकार्प, मीसोकार्प एंड एंडोकार्प. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and number of seeds? So, number of ovules in an ovary directly corresponds to the number of seeds a fruit can produce, assuming each ovule is successfully fertilized. So, हमने देखा था कि ovule के structure कैसे थे, इंटेग्यूमेंट्स थे उसमें, ओके, 2 लेयर इंटेग्यूमेंट्स के, फिर न्यूसिलस की लेयर और अंदर एम्ब्रियो सैक था. ओके, तो एक ओव्यूल है तो वो एक सीड में कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है. ओके, 1-in-1 रिलेशन है. नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी डायरेक्टली करेस्पॉन्ड्स टू नंबर ऑफ सीड्स. तो एम्ब्रियो सैक बाद में फर्टिलाइज होके सीड बनाता है, तो 1 ओव्यूल विल फॉर्म 1 सीड. ये आप याद रखना. So in case of true fruit, ovary will form the fruit. Okay. False fruit में any part other than ovary will form the fruit. So false fruit के examples हैं apple, strawberry, cashew. The thalamus also contributes to fruit formation. Such fruits are called false fruit. तो इसको अगर आप अलग तरीके से अगर MCQ में डिज़ाइन करना हो तो ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है, what is the edible part of these fruits, apple, strawberry, cashew, edible part जिसे हम कंज्यूम करते हैं, तब आपको आंसर देना होगा थैलेमस. सो ये लेबल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये जो एडिबल पार्ट है जिसे हम कंज्यूम करते हैं वो थैलेमस है, अंदर सीड है, एंड देखिए उसके बाहर एंडोकार्प, मीसोकार्प की एक लेयर बता रहे हैं. ओके, तो फ्रूट है अंदर, ओके, लेकिन जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअल फ्रूट नहीं है, वो थैलेमस पार्ट है. स्ट्रॉबेरी में भी ये जो इसके ऊपर डॉट्स दिखते हैं वो उसके होते हैं फ्रूट्स. ओके, एंड जो मेन पार्ट है जिसे हम कंज्यूम करते हैं वो है थैलेमस. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, इसमें बनाना हमने डिस्कस किया था पहले भी. Some fruits develop without fertilization. Those are called parthenocarpic fruit. अभी देखिए significance of seed formation. First,
Since the reproductive process such as pollination, fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. So angiosperms can thrive in wider range of environment. अब वो restricted नहीं है ना कि सिर्फ water के close by ही रहें, वो spread out हो सकते हैं on earth. तो seed formation was a big factor which helped in allowing angiosperms to thrive in wide range of environment. Then seeds have better adaptive strategies for dispersal. तो देखिए डिस्पर्सल कैसे कैसे हो सकता है, वाटर मीडिएटेड, विंड मीडिएटेड, एनिमल मीडिएटेड एंड देन ग्रेविटी मीडिएटेड. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था तो एप्पल नीचे क्यों गिरा था, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो ऑल दीज फैक्टर्स दे हेल्प इन स्प्रेडिंग डिस्पर्सल ऑफ सीड. एंड डिस्पर्सल से एक ही फायदा होगा कि न्यू हैबिटेट्स में वो स्प्रेड हो सकेंगे, एंड न्यू हैबिटेट्स में स्प्रेड होंगे तो कंपटीशन भी डिक्रीज होगा एंड न्यू जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे. एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन. सो सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. एंडोस्पर्म, कॉटलीडॉन्स. द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो. ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीड डिस्पर्सल होगा तो किस हैबिटेट में कहाँ लैंड करेंगे. तो अगर सीड कोट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, तो देन दिस कैन डैमेज द यंग एम्ब्रियो. सीड्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो दे हेल्प इन ब्रिंगिंग इन वेरिएशंस इन द जीन पूल. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए ह्यूमन यूज ऑफ सीड्स. Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for storage of seed, which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. तो देखिए dormancy है, इसीलिए हम seeds को store कर पाते हैं. अब यहाँ पर दो important examples दिए हैं. रिकॉर्ड ऑफ ओल्डेस्ट सीड, सो 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड है. एग्जाम्पल ल्यूपिनस आर्कटिकस. तो ये कहाँ पर पाया गया है, आर्कटिक टुंड्रा रीजन में. तो कोल्ड इन्वायरमेंट है इसीलिए इतना लॉन्ग टर्म ये सर्वाइव किया है. ओके, ओल्ड होने के साथ साथ उसे वायबल भी होना पड़ता है. तो ये द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी. देन एक और एग्जाम्पल है 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड ऑफ डेट पाम, फिनिक्स डैक्टिलीफेरा. तो ल्यूपिनस आर्कटिकस एंड फिनिक्स डैक्टिलीफेरा ये दो एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड सीड्स के. फिनिक्स डैक्टिलीफेरा ये कहाँ मिला था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन नियर द डेड सी. नाउ ये तीन एग्जाम्पल हैं ऑर्किड, ओरोबैंचे एंड स्ट्राइगा. इन तीनों फ्रूट्स में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं. ओके, इसे आप नोट कर लेना. अब बात करते हैं एपोमिक्सिस की. एपोमिक्सिस जस्ट लाइक पार्थेनोकार्पी, उसमें क्या होता है, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. एपोमिक्सिस में सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. सो ये एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है एपोमिक्सिस. Although seeds in general are products of fertilization, a few flowering plants, species of Asteraceae and grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization. So, ways of production of apomictic seeds. So, दो mechanisms हैं, non-meiotic egg formation and दूसरा है polyembryony. तो हम एक एक करके इसको समझते हैं. Non-meiotic egg formation का क्या मतलब है? In some species, the diploid egg cell is formed without a reduction division and develops into embryo without fertilization. तो अगर मैं आपको याद दिला दूं, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में मायोसिस होता था. ये एक सिंगल सेल है. ओके, वो पहले मायोसिस 1 में 2 एंड देन मायोसिस 2 में 4 सेल बनाता था. एंड देन इसमें से ये 3 डीजेनरेट हो जाते हैं. सो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, राइट, एंड दिस इज हैप्लॉइड.
तो एग भी हैप्लॉइड होता है एंड देन इट वेट्स फॉर द मेल गैमेट, एंड जब डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा देन जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन एपोमिक्टिक में क्या हो रहा है, ये मायोसिस इवेंट्स होंगे ही नहीं, डायरेक्टली इसमें से एग बनेगा, एंड क्योंकि मायोसिस हुई ही नहीं है तो ये जो एग है वो डिप्लॉयड है। सो दिस इज एसेक्सुअल वे ऑफ सीड फॉर्मेशन, एपोमिक्टिक वे ऑफ सीड प्रोडक्शन। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? More often, as in many citrus and mango varieties, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos. So देखिए ये न्यूसिलस बाहर था, अब इसमें जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। ओके तो अगर इसका कोई सेल अंदर एंटर कर जाए, ओके एंड देन वो डेवलप करे एम्ब्रियो के में, एम्ब्रियो बना दे, एंड देन एक और सेल भी एंटर करे और वो भी एक एम्ब्रियो बना दे, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसीलिए ये टर्म यूज किया गया है पॉली, मोर देन वन एम्ब्रियो। ओके तो पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एंड यहाँ पर सोर्स क्या है, न्यूसिलस। न्यूसिलस इज डिप्लॉयड एंड देयरफॉर पॉलीएम्ब्रियोनी से जो भी बनेंगे प्लांट्स वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। आपको एग्जाम्पल याद करना होगा सिट्रस एंड मैंगो। What would be the genetic nature of apomictic embryos? Can they be called clones? So answer है yes, of course they can be called clones because they are genetically identical. Meiosis हुआ नहीं है। जब भी माइटोसिस होता है तो जो न्यू प्रोजेनी डॉटर सेल्स बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एंड जब भी दो सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल हो तो हम ये टर्म यूज करेंगे क्लोन्स। ओके तो फर्स्ट केस में मेगास्पोर मदर सेल से ही एग बन गया एंड एग से एम्ब्रियो, राइट, एंड यहां पर न्यूसिलस से एम्ब्रियो बने हैं। Hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. So हम हाइब्रिड वैरायटीज़ बनाते हैं तो दो सुपीरियर वैरायटीज़ का हाइब्रिड होगा तो उसमें दोनों फीचर्स हमें मिलेंगे। ओके तो हाइब्रिड प्रेफर किए जाते हैं ईल्ड वाइज and then nutrition wise and their ability to sustain unfavorable condition, drought condition, okay, and pest resistance, ये सारे superior qualities होते हैं जो कि हम expect करते हैं food and vegetable crops में। तो अगर एक बार आपने एक हाइब्रिड वैरायटी बना ली तो आप उसी के ही मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहेंगे, राइट तो ऐसे में एपोमिक्टिक सीड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो मेजर रिसर्च इसी पे हो रही है कि हाउ टू इनिशिएट एपोमिक्सेस इन रियल कंडीशंस, विच हार्मोन्स टू यूज और विच केमिकल्स टू यूज, सो दैट हमको डिट्टो वैरायटी मिलेंगी जो भी सुपीरियर हाइब्रिड वैरायटी हमने क्रिएट की है। की एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? आइडेंटिफाई एपोमिक्सिस कंट्रोलिंग जीन्स, अंडरस्टैंड इट्स डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट, एंड डेवलप मेथड्स टू इंड्यूस इट इन नॉन एपोमिक्टिक स्पीशीज। तो आपके पास अगर कोई ऐसा प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो वैरायटी या एप्पल वैरायटी, ओके, जिसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, तो अगर उस प्लांट में आप इंड्यूस कर सकें एपोमिक्सिस तो आपको काफ़ी सारे सीड मिल जाएंगे वो सुपीरियर प्लांट के। तो इस पे काफ़ी रिसर्च हो रही है। दीज आर द एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन बॉटेनिकल रिसर्च। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, एनाटमी ऑफ प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है इन सभी चैप्टर्स में। आप रेगुलरली इसे रिवाइज कीजिए। Thanks a lot for watching my video and take very good care of yourself.